सिविल सर्विस इस बार 4 to 6 रैंक लेकर क्लियर करने में हम बहुत खुश हैं। और जो स्ट्रैटेजी होती है, बेसिकली एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्टेजेस का होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपना स्ट्रैटेजी जो बनाएं, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाएं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं। प्रीलिम्स जो होता है वो आज के टाइम में बहुत टफ हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से हो गए हैं। और उसके लिए प्रीलिम्स के लिए फ़र्स्ट एंड बेसिक 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक है आपका नॉलेज बेस बढ़ाना, दूसरा है थोड़ा इंटेलिजेंट गेस वर्क या इंटेलिजेंट रूलिंग आउट ऑप्शंस जिसे कहते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना। पहले है नॉलेज बेस बढ़ाना। आप नॉलेज बेस कैसे बढ़ा सकते हैं? नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी का लक्ष्मीकांत हो, ज्योग्राफी का माजिद हुसैन हो, इकोनॉमिक्स का रमेश सिंह हो, तो बेसिक बुक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए। उसके अलावा एक न्यूज़पेपर या एक करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो भी हो, उससे आप अपना करंट अफेयर्स अच्छे से ब्रश अप कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली प्रीलिम्स के लिए उससे पहले से 1 साल तक जितने करंट अफेयर्स हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, उसे फॉलो करना बेटर है। और आप अगर सेफ साइड पे खेल सकते हो तो आप और 1.5 साल का भी आप कवर कर सकते हैं। और उस कवर करने के बाद आप रेडीमेड अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ रिविजन, क्योंकि नॉलेज सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में उस नॉलेज को अच्छे से यूज़ करके, एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे से आंसर रिकॉल करके, उस आंसर को एग्ज़ाम के ऊपर उस डॉट बबल्स को फिलअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉलेज आप रेगुलर रिविजन दें। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़, मैंने जो बोला, इंटेलिजेंट गेस वर्क या इंटेलिजेंट रूलिंग आउट ऑप्शंस, वो आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता, ये करके क्वेश्चन छोड़ा मत कीजिए। पहले उस क्वेश्चन को रीड द क्वेश्चन, गिव द क्वेश्चन अ थॉट। सेकेंड इज, अब एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए। और उस प्रैक्टिस में आप ये रियलाइज़ कीजिए कि आपके जो तुक्केबाजी है ना, जो गेस वर्क है, आपका वो गेस वर्क लगता है या नहीं लगता, आपके तुक्के लगते हैं या नहीं लगते। फिर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके तुक्के लगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नहीं लगते। तो नॉर्मली आप पहले वो रियलाइज़ कीजिए, एंड दैट कैन कम आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जब आप रियलाइज़ कर सकते हैं हाँ मेरे तुक्के लग रहे हैं, मेरे तुक्के नहीं लग रहे हैं। तो उस तरह करके आप प्रीलिम्स का एक एस्टैब्लिश्ड इस तरह करके आप अपना स्कोर एनहांस कीजिए। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इवन आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के मटेरियल भी अवेलेबल हैं, आप उसे भी यूज़ करके हर बार हर स्टेप में खुद अपने आप को चैलेंज कीजिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ अच्छे से मालूम होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बहुत सारी चीज़ें मालूम होना पर अच्छे से नहीं मालूम होना। क्योंकि उसमें से आप 1 और 2 आर करेक्ट, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ नॉट करेक्ट, उस सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए ना आपको अच्छे से जानना इज़ हाईली रिक्वायर्ड। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिक स्ट्रैटेजीज 2 चीज़, फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशिंग एक साउंड नॉलेज बेस होना चाहिए, सेकेंड आपको रेगुलर थॉरो प्रैक्टिस होना चाहिए, थर्ड इंटेलिजेंट गेस वर्क और स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। और एक हॉबी कल्टीवेट कीजिए जो कि आपको फाइनल इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और ज़्यादा स्ट्रेस, एक आइडियल लेवल ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए जिसे हम यूज स्ट्रेस कहते हैं, ना ज़्यादा स्ट्रेस ना कम स्ट्रेस। उस तरह करके प्रीलिम्स आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और प्रीलिम्स कंफर्टेबली क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मेंस के लिए बिना ये टेंशन और झंझट के कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, कट ऑफ के प्रिडिक्शंस, उसके स्पेकुलेशंस, उन सब चीज़ों से बचकर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आती है मेंस की बारी। ना मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस। ना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मेंस में आंसर्स जो होते हैं, आपको एक आंसर्स में हॉलिस्टिक व्यू देना होता है, हर डायमेंशन को कवर करके एक हॉलिस्टिक व्यू देना होता है। और एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ मेंस में, लाइक आंसर शुड नॉट बी रिटन, दे मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी रिटन। तो इसलिए आप नॉर्मल मतलब आंसर्स जब आप लिख रहे हो तो बहुत छोटा, मतलब आंसर्स आइडियल होने चाहिए, लाइक एक आइडियल लेंथ होना चाहिए आंसर्स का। लाइक अगर आप एक डायग्राम ऐड कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो, जो कि आपके प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इनोवेटिव बनाए, ज़्यादा देखने के लिए आकर्षक बनाए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप जितने फॉर्मूलाज अवेलेबल है, आप एक्सेल जैसे कोई भी आप इशू पढ़ते हो, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, लीगल, वो सारे डायमेंशंस आप स्टडी करके आप हर आंसर को, हर इशू को ऐसे नोट्स बना के इश्यूज़ को बनाना अच्छा होगा। और लाइक आजकल जैसे मेंस में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इस साल से लेकर पुराने साल तक भी आ रहे हैं, तो आई बेसिकली एडवाइस ये रहेगा
कि अब एटलीस्ट 2 and 2.5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। और आप मेंस में पेपर वाइज जो सिलेबस है, आप उसको सिलेबस एक बार थॉरोली कंप्लीट करके खुद के नोट्स बनाना इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि पेपर 1 जो है दैट इज़ बेसिकली नॉलेज बेस्ड, आपको आंसर्स आता है, आप आंसर्स अच्छे लिखेंगे। पेपर 2 इज़ मोर राइटिंग एंड एनालिटिकल बेस्ड, क्योंकि जिसमें पॉलिटी और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन आता है। पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज़ एनालिटिकली बेस्ड, जिसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट और उन सब चीज़ों पर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और पेपर 4 एथिक्स में जैसे बोला जाता है, आप खुद का पर्सनल टच, खुद का पर्सनल इमोशनल टच जैसे वो देना चाहिए। और उसके बाद फाइनल स्टेज आता है जो कि है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही मंत्र होगा मेरा, बी योरसेल्फ। आप जो हैं वही दिखाइए, उसी पर फोकस कीजिए और उसके लिए अपने डाफ से थॉरो रहिए, अपने हॉबीज़ से कल्टीवेट कीजिए और आप सच बोलिए। और आप अपने आप को प्रेजेंट एज somebody who is well balanced, present as somebody who has that integrity and who has what it is required to be an officer and serve the government of India। पर अल्टीमेटली बी योरसेल्फ, और आप एम्पैथी और वो सब जो वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए और 21st सेंचुरी ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, वो आपको दिखाना चाहिए। बी योरसेल्फ, बी एम्पैथेटिक, बी फर्म एंड बी कॉन्फिडेंट। ये चीज़ें अगर होंगे तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यही रहेगा मेरा मैसेज एग्ज़ाम के तीनों स्टेजेस के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप इट्स 500 मार्क के आते हैं, विच इज़ 500 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट, तो वो आपका रैंकिंग अफेक्ट करता है ना। ऑप्शनल में अगर आप प्रैक्टिकल बनो तो 2 चीज़ें एसेंशियल है। एक, आप अपने ऑप्शनल में आप टॉप 1% में आपको आना चाहिए, ऑप्शनल जो भी हो। आप अगर अपने टॉप ऑप्शनल में टॉप 1% में है तो डेफिनेटली आपको वो कटिंग एज फैक्टर मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़, कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। आप ऐसा ऑप्शन ले जाएंगे, हाँ इस साल इसका ऑप्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, मैं ले जाऊंगा, और पर नेक्स्ट साल अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। और ये जो एग्ज़ाम है ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर है, तो आपको वैसा ऑप्शन लेना चाहिए जिससे आप बार बार पढ़ सकते हो। ऐसा नेसेसरी नहीं है आपका फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाएगा, बार बार पढ़ सकते हो, आप हर बार वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप वेव इन कीजिए और आप ऑप्शनल चूज़ कीजिए। मेरे केस में मेडिकल साइंस ऑप्शनल था, क्योंकि वो ऑप्शनल मार्क पिचिंग है, उसमें बहुत सारा एफर्ट डलता है, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं वो एफर्ट, मैं वो परिश्रम कर पाऊँगा, तो मैंने ऑप्शनल लिया एंड द ऑप्शनल पेड मी वेल। तो मेरे उसमें मार्क्स अच्छे आए, जिसके लिए मेरा रैंक आया। तो आपको ऑप्शनल उसी तरह स्ट्रैटेजी बना के उसी तरह आपको ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए विद अ प्रॉपर साउंड बैकिंग ऑफ व्हाई यू आर चूजिंग दैट ऑप्शनल। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अगर सिविल सर्विस आना चाहें तो वो क्या करें। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर हैं तो एक चीज़ के लिए तो रेडी हो जाइए कि इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि बीइंग अ डॉक्टर व्हाई यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस। और ये आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आंसर आपको तब देना ही पड़ेगा। और एक चीज़ है कि मैं डॉक्टर बन के क्यों ज्वाइन करना चाहता था, कि मैं हमेशा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता था, और फैमिली में मेरी मदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और बीइंग अ डॉक्टर इज़, एक डॉक्टर बनना सिर्फ एक जॉब या एक एजुकेशन की डिग्री नहीं होती, वो एक वे ऑफ लाइफ होता है। एक डॉक्टर बनना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा लेता है, जैसे पंक्चुअलिटी आपको सिखाता है, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील करना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको सिखाता है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है वो अपने वर्स्ट केस में होता है, तब जब आप उसके साथ एम्पैथेटिक होते हो, उसके साथ संवेदनशील होते हो, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो होना चाहिए कि देश के जो एम्पैथी क्वोशेंट, जो आजकल इमोशनल क्वोशेंट की बात हो रही है, वो आपको मेडिसिन सिखा लेता है। तो आपने अगर MBBS की डिग्री की है और आपने डॉक्टर होकर पेशेंट देखा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक एडवांटेज है, इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू। और आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इस एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, अच्छे रैंक से क्लियर कर रहे हैं, हमने भी किया है। तो वो एप्रीहेंशंस जो होते हैं वैसे नहीं रखना चाहिए, और आप अगर डॉक्टर हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू जॉइन द सिविल सर्विस। आज के टाइम में आप इंटरनेट जो होता है, कंप्यूटर्स जो होता है, वो देश के कोण अनुकोण में इंटरनेट कनेक्शन आज है, जो कि ऐसा ऑनलाइन में ऐसा इतने अच्छे अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं जो कि आपको दिल्ली आने की जो ज़रूरत होती थी एक ज़माने में, वो चीज़ बहुत ज़ोर से आज के ज़माने में घट गया है।
लाइक फॉर एग्जांपल पहले लोग बोलते थे कि दिल्ली इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी ग्रुप्स बनाने होते हैं, पर आजकल स्टडी ग्रुप्स व्हाट्सएप पर भी बन सकते हैं और आप भुवनेश्वर में रह के, कोई गुजरात में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई साउथ इंडिया में है, उसके साथ भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप पे बना सकते हो आप आंसर्स लिख कर उसमें अपलोड कर सकते हो और वो आंसर्स वो वहाँ से चेक करके वेरीफाई करके आपको बोल सकता है। और ऑनलाइन आप जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके मटेरियल भी आज के ज़माने में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और जो ओपन सोर्स लर्निंग है, लाइक फॉर एग्जांपल हर इंस्टीट्यूट का, वो इनसाइट्स हो, वो अन अकेडमी हो, वो IAS बाबा हो, या जो भी साइट्स हैं वो भी आजकल ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। तो जैसे मैंने सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन, मैन आई वॉज वर्किंग इन रूरल PHC, वो देश के हिंटरलैंड में है, वो गांव में था, पर वहाँ पर भी अगर आपके पास मोबाइल कनेक्शन और एक लैपटॉप हो तो आप भी वहाँ से भी रहकर प्रिपेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली ऑनलाइन मटेरियल बहुत आज के ज़माने में इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। पर हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑनलाइन में आप ऑनलाइन टाइम को फ्रूटफुली यूज़ करो, ना कि बहुत सारे जो चीज़ अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है प्रिपरेशन टाइम पे, उन सब चीज़ों को थोड़ा कम डिवोट करना इज एसेंशियल। लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में, अब मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया से आप पूरा हट जाओ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब चीज़ों से हट जाओ, बट आपको वहाँ का टाइम जो है वो आप जुडिशियसली स्पेंड करना वो एडवाइजेबल है। वरना ऑनलाइन आजकल साइन क्वा नन हो गया। अगर आप दिल्ली के अलावा कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर कोचिंग अवेलेबल नहीं है, मैंने भुवनेश्वर से प्रिपेयर किया है जहाँ पर कोचिंग इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो फॉर मी द ऑनलाइन मीडियम वॉज इंडिस्पेंसिबल। मेरे लिए तो वो अनिवार्य ही था, आप उस तरह बोल सकते हो, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अपडेटेड रहता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ करंट अफेयर्स और जो भी सोर्सेस हैं। तो ऑनलाइन मीडियम को कैसे यूज़ करना चाहिए उसकी तो डेफिनेट स्ट्रैटेजी सबको अपने अपने लिए बनानी चाहिए। बोला जाए तो मेरा तो मतलब आउट ऑफ द वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल कुछ नहीं था, पर छोटे छोटे स्ट्रगल्स डेफिनेटली थे। फॉर एग्जांपल आप जब MBBS ज्वाइन करते हैं, लाइक मेरे स्टेट में नॉर्मली नॉर्थ की तरफ ये ट्रेंड है कि डॉक्टर लोग अपीयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, पर ईस्ट इंडिया में लाइक मेरे स्टेट से नॉर्मली ये ट्रेंड नहीं है। तो हम जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंट्री किए तो इट वाज लाइक हमें बोला गया नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाएगा, सीनियर आप टाइम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो डिसवेड करने वाले बहुत होते हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि ज़िंदगी में सबसे अच्छा तब लगता है जब आप वो चीज़ करो जो दूसरे आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ का जो हैप्पीनेस होता है वो इन सब छोटे छोटे चीज़ों को ट्रांसेंड कर लेता है। फिर मैंने प्रिपरेशन भुवनेश्वर से किया है क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था खुद को और अपने पेरेंट्स को भी इवन कि बिना दिल्ली जाए भी प्रिपरेशन हो सकता है। और जब आपके दोस्त सब PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ही अकेले प्रिपेयर कर रहे हो, तो तब तो थोड़ा अकेला अकेला लगता है। पर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो, लाइक जैसे मेरे दोस्तों का ग्रुप था, डॉक्टर प्रतीक गौतम हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड, एंड हमारे एक दोस्तों का ग्रुप था कॉलेज के टाइम में 11 जन का। फिर आपके सीनियर्स भी अगर कोऑपरेटिव हों और आपको हमेशा इनकरेज करें कि हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ना ओवर द ईयर्स आप ओवरकम कर जाते हो। और इस एग्ज़ाम के लिए जैसे मैंने आपको बोला, पेशेंस, धैर्य और अध्यवसाय और परिश्रम आवश्यक है, क्योंकि लक का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, हर किसी में वो पोटेंशियल है। हाँ, किसी को आज लक ने फेवर किया है, किसी को लक कल फेवर करेगा। सो बीइंग एन MBBS डॉक्टर एंड ट्राइंग इट इन एनवायरनमेंट जब और कोई ट्राई नहीं कर रहा था, मैं अकेला था, मेरा सिर्फ एक व्हाट्सएप का ग्रुप था डॉक्टर्स का, उसमें भी ज़्यादा एक्टिविटी कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मेरे लिए मुश्किल था। पर देन दोस्तों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट एंड मेरे खुद का स्पिरिट ने इट हेल्प मी टू गो अहेड। कैडर में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली मेरा होम कैडर उड़ीसा है। और लाइक उड़ीसा इज़ लाइक मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, मैं तो चाहता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टूरिज़्म और कल्चर के क्षेत्र में काम करना। ये चारों चीज़ें मैं चाहता हूँ काम करना। पर उसके अलावा मुझे जो भी फील्ड मिलेगा काम करने के लिए, मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली उस क्षेत्र में काम करके जितना अपना मैक्सिमम हो वो दे सकूँ, अपना बेस्ट जो हो वो दे सकूँ। और मैं ट्राई करूँगा कुछ ये करने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप
ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आप हर छोटे छोटे चीज़ों में आप टेक्नोलॉजी के आज हर चीज़ स्मार्ट बन रही है, तो उस चीज़ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बना ही दें वो। और हेल्थ में जैसे है, लाइक मैं डॉक्टर हूँ तो ऑब्वियसली, और मैंने 1 साल इंडिया के गांव में काम किया है, तो एक वो तो है कि आपको प्रॉब्लम्स पता हैं, और एटलीस्ट विद दैट एक्सपीरियंस आप जाओ और वो चीज़ें आप थोड़ा चेंज करने का ट्राई करो। तो उस ये चारों चीज़ों में मैं काम करने को पसंद करूँगा। पर अदरवाइज़ जो भी फील्ड मिलेगा, लाइक आई कैन नॉट, ये होता है ना, आप सर्विस में आपको जो भी फील्ड मिले, आपको जो भी सब्जेक्ट मिले, तो आपको उस चीज़ में काम करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और रहने की कोशिश करूँगा। मेरी इंस्पिरेशन तो वैसे बहुत हैं, पर लाइक अगर मुझे पॉइंट करने पहले तो स्वामी विवेकानंद जी होंगे, क्योंकि विवेकानंद जी ऐसे थे कि उन्होंने पहली बार जो होता है ना प्रीचर और टीचर, उस चीज़ में उन्होंने पहली बार उन्होंने डिफरेंस बताया था। उन्होंने खुद ही लीड किया था, ही लेड, उन्होंने देश को ही लेड बाय एग्जाम्पल। उन्होंने जो किया लोगों को वही करने को उन्होंने बोला और लोगों ने उन्हें फॉलो किया। तो ही वॉज, वो देश के पहले ऐसे यूथ लीडर थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर होंगे, क्योंकि वो जब हमारे स्कूल आए थे, मुझे याद है उनका जो भाषण था, इट वाज लाइक ड्रीम 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 एंड योर ड्रीम ट्रांसफर इनटू योर थॉट्स एंड योर थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। आप सपने देखो, आज जो आप सपना देख रहे हो कल वो आपकी सोच बन जाएगी, और आपकी जो सोच है कल वो आपका कर्म बन जाएगा। तो इन्होंने हमारे स्कूल में ये भाषण दिया था, तब हम शायद 7th या 8th क्लास में थे। तो दैट ही हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आप इंस्पिरेशन बोलोगे तो आई हैव टू पॉइंट आउट, फिर बाकी लोग तो बहुत हैं, पर इफ आई हैव टू पॉइंट आउट तो वो स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी होंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ मेरा ये था कि आपको हार्ड वर्क, नंबर ऑफ आवर्स में आप अपनी पढ़ाई, अपना प्रिपरेशन मेजर मत कीजिए। अपने आवर्स में कितना पढ़ा उससे मेजर कीजिए। टारगेट इस्टेब्लिश कीजिए और उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लाइक मुझे आज 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, वो मैटर नहीं करता। मुझे आज 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर 3 चैप्टर आपका 2 घंटा में ख़त्म हो जाता है, वेल एंड फाइन। 3 चैप्टर आपको 10 घंटे लगते हैं, तो वेल एंड फाइन। आप टारगेट्स इस्टेब्लिश करके, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, लाइक वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, ईयरली टारगेट्स, ऐसे करके आप शॉर्ट टर्म टारगेट करके आप धीरे धीरे वो कवर कीजिए। और लाइक टाइम मैनेजमेंट में लीजर जो होता है वो बहुत एसेंशियल है। अगर आप 2 दिन में एक लीजर आप ले सकते हैं, और लाइक दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज़ देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या आपको अगर खाने में इंटरेस्ट है तो वो सब करना, तो आपको डेफिनेटली लीजर लेना चाहिए। क्योंकि लीजर जो होता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। आप सिर्फ पढ़ाई के, सिर्फ बुक्स में इन्ग्लॉस्ड रहो तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाएगी। और एक चीज़ है, एक अच्छा हॉबी कल्टिवेट कीजिए। हॉबी कुछ भी हो सकता है, वो रीडिंग फिक्शन हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, ट्रैकिंग। अगर बीच में आपको बहुत ये लगे तो आप 4-5 दिन के लिए कहीं पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। एक हॉबी कल्टीवेट कीजिए, वो आपको आपके डाफ को अच्छा भी बनाएगा, और वो आपको वो रिलैक्सेशन और रिफ्रेशमेंट देगा, जिससे आपका पर्सपेक्टिव भी धीरे धीरे अच्छा बनेगा। तो मेरा तो यही था टाइम मैनेजमेंट का। प्रिपरेशन के टाइम में बेसिकली GS के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जो कि आपको मृणाल के साइट पे, इनसाइट्स के साइट पे मिल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के, गवर्नेंस के लिए एक, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए विपन चंद्रा, क्या स्पेक्ट्रम, और जोग्राफी के लिए माजिद हुसैन, या इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं मैंने सिर्फ वही कवर किया है, बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग अगर आप कर सकते हो तो इट्स ऑलवेज वेल एंड फाइन। पर आप, मेरा यही है, कम पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए। तो वही, और बेसिक NCERTs ऑब्वियसली, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेरा तो आप सबके लिए यही टिप रहेगा कि हार्ड वर्क कीजिए, परिश्रम कीजिए, और धैर्य रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, लाइक मेरा तो यही रहेगा टिप, जो हमने फॉलो किया था, हमारे टेबल पर लिखा था, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता पर बोला था, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर आप जीत जाते हो तो डेफिनेटली आप ये जो है सुख है, जो किंगडम का सुख है, वो भोग करोगे। अगर आप मर जाते हो तो वीर गति को प्राप्त होके आप हेवेंस चले जाओगे। तो एग्ज़ाम ऐसा ही है, अगर आप क्लियर कर लेते हो, वेल डन, वेल एंड फाइन, आप सर्विस ज्वाइन करोगे। पर अगर आप क्लियर नहीं करते हो, आपके पास नॉलेज इतना होगा कि आप डेफिनेटली लाइफ में जहाँ भी जाओगे आपका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव ही अलग होगा।
आपके प्रति पर्सपेक्टिव ही होला, तो डिप्रेस होने ठीक है, डिप्रेशन स्वाभाविक है। हमने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया, हमसे नहीं हुआ, तो डिप्रेशन नॉर्मल है। जो बोलता है कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, वो झूठ बोलता है। डिप्रेशन नॉर्मल है, पर उससे आप राइज़ कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एफर्ट डालिए, पेशेंस रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम को अपने पास, अपने क्लोज रखिए। आज नहीं तो कल, मे बी इस एग्ज़ाम में नहीं, पर लाइफ में आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे और आप खुश रहेंगे, और खुशी ही अल्टीमेटली लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड मे द बेस्ट पर्सन विन।